जेटेट की तैयारी कर रहे सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग जेटेट के लिए एनसीएफ एफएस को लेके आए हैं। एनसीएफ एफएस यानी एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज जो नेशनल करिकुलम है, जो एनईपी 2020 के तहत अभी हम लोग जिस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि बहुत सारे अधिकांश प्रश्न एनईपी और एनसीएफ एफएस एनसीएफ एसई के आसपास ही घूमते रहेंगे। तो इसीलिए ये सेक्शंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ में पेडागोजी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो मैथ्स का पेडागोजी हो, ईवीएस का पेडागोजी हो, साइंस का पेडागोजी हो, ठीक है। तो ये एनसीएफ के इर्द गिर्द ही इस बार प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। क्योंकि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किन चीज़ों को पढ़ाएं, उनका लर्निंग आउटकम क्या आएगा, इन चीज़ों के बारे में हमें विस्तारित रूप से जानना है। तो इसी के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीएफ एफएस के लिए, जो फाउंडेशनल स्टेज है, जो क्लास 1 to 5 के जो भी हमारे साथी बंधु मित्र लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 to 5 यानी प्राइमरी स्टेज में या फाउंडेशनल स्टेज में जिसको बोल रहे हैं, वहाँ हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या इसके लिए गाइडलाइंस है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और आप किस प्रकार की वीडियो और हमसे डिमांड कर रहे हैं, तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएँ, ताकि आप जेटेट जो परीक्षाएं आगामी समय में होने वाली है उसमें अधिक से अधिक स्कोर लाएं और अपना स्थान को सिक्योर करें। और हमारा कुछ वीडियो आने वाला है जेएसएससी के लिए, जो नियुक्ति परीक्षा, उसके लिए भी कुछ वीडियो हम लोग बना रहे हैं, और आप सब्सक्राइब ज़रूर हमें करें। और हमारा जो ये है ऐप है साना इंस्टीट्यूट ऐप, ये प्ले स्टोर में उपलब्ध है, उसके थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि फाउंडेशनल स्टेज या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की जो आधारभूत अवस्था है, ये एनईपी 2020 के आधार पर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका समग्र विकास या खेल आधारित और बाल केंद्रित शिक्षा को सुनिश्चित करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक समावेशी क्लासरूम, ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर हम लोग बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे एनसीएफ एफएस क्या है। एनसीएफ एफएस ऐसी पाठ्यक्रम रूपरेखा है जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक या संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को आनंददायक, अनुभवात्मक और खेल आधारित शिक्षा को प्रदान करना, जिससे बच्चे को ये नहीं लगे कि वे बोझ के साथ पढ़ रहे हैं, यानी बिना बोझ के शिक्षा। जैसे एनसीएफ 2005 का गाइडिंग प्रिंसिपल भी था, और इस बार उसी को ही बढ़ा के एनसीएफ एफएस में डाला गया है, ठीक है। ताकि बच्चों को जो प्रारंभिक अवस्थाओं में जो बच्चे सीखते हैं उसको आनंददायक लगना चाहिए, वे अनुभव के बल पे कुछ नया सीखें, और जो भी सीखें वे खेल में ही सीखना शुरू करें। तो अब हम बात करते हैं एनसीएफ एफएस के क्या क्या आधार स्तंभ हैं या क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ एफएस को बनाया गया है। ये एनईपी 2020 शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और स्थानीय संदर्भ में सबसे ज़्यादा मायना है। इसके अलावा ये खेल आधारित शिक्षा है, साथ साथ ये गतिविधि आधारित अधिगम भी है, और बच्चों के अनुभव के आधार पर ये अधिगम किया गया है। ये सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों में इसमें समावेशी शिक्षा को रखा गया है, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम। सभी वर्ग के, सभी प्रकार के बच्चे को इसमें शामिल किया गया है। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, इसलिए समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। उनके लिए अलग से कोई क्लासरूम नहीं है, बल्कि हम साथ में हम सभी बच्चों को लेके चलें। जो बच्चे फास्ट लर्नर है, जो बच्चे स्लो लर्नर है, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी को हम लेके चलें। इसके अलावा हमारे इसमें बहुभाषिक कक्षा, बहुभाषिक कक्षा मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, अलग अलग बच्चों को अलग अलग मातृभाषाएँ होती है। तो ये बहुभाषिक कक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम बच्चों की ज़रूरतों को समझ के हम उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। क्योंकि हमारी भूमिका एक फैसिलिटेटर की है, एक सेवा प्रदाता की है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका आधारभूत अवस्था। एनसीएफ एफएस की आधारभूत अवस्था 5 वर्ष की है, ठीक है। 5 वर्ष में क्या क्या आ रहा है, चूँकि हम लोग जाने कि 3+5+3+3+4 जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो शुरू का 5 वर्ष है, ये फाउंडेशन स्टेज कहलाता है। शुरू में 5 वर्ष क्या है, शुरू का 5 वर्ष का मतलब होता है जब पहला बाल वाटिका 3 या 4 ईयर की एज में आते हैं बच्चे, बाल वाटिका 2 4 या 5 ईयर के स्टेज में, और बाल वाटिका 3 5 या 6 ईयर में। यानी बाल वाटिका को 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया। 3 वर्ष जो बच्चे पहले आंगनबाड़ी में पढ़ते थे, वे
वे बच्चे विद्यालय के साथ मर्ज हो जाएंगे, विद्यालय में आ जाएंगे और उनको बाल वाटिका नाम दिया गया है। जैसे ये प्रणाली अभी भी चल रही है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग बच्चों को जो प्री प्राइमरी स्टेज है डायरेक्टली हम लोग स्टैंडर्ड 1 में नहीं लेके आते हैं, बल्कि उससे पहले प्री प्राइमरी, LKG, UKG, फिर स्टैंडर्ड 1 में लेके आते हैं। सेम उसी प्रकार का पैटर्न, सेम उसी प्रकार की अवधारणाएं अब सरकारी विद्यालय में आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चे LKG, UKG फिर जाके स्टैंडर्ड 1 में आएंगे। तो वहाँ जैसे 3 वर्ष की अवस्थाएँ हैं, तो यहाँ पर भी ये 3 वर्ष जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका में इनको समावेश किया गया है। तब जाके ये बच्चे प्राथमिक कक्षा में जब लगभग 6 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो क्लास 1 में आएंगे, जो प्राथमिक शिक्षा का है, और कक्षा 2 में आएंगे आपका 7 वर्ष की अवस्था में। तो ये है पूर्व प्राथमिक अवस्था 3 वर्ष का है, उसके बाद प्राथमिक अवस्था 2 वर्ष का है। तो ये प्री प्राइमरी, जैसे प्री प्राइमरी में मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जो प्राइवेट स्कूल्स में है नर्सरी यानी LKG, UKG, तो सेम उसी को ही हमारे यहाँ पे नाम दिया गया बाल वाटिका। तो अब सोचिए इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली है NEP 2020 का, जिससे कि हम बच्चों को सर्वांगीण विकास दे सके। जो बच्चे पहले सीख नहीं पाते थे अब ये फास्ट सीखेंगे। ठीक है, यानी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। यानी ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि NCF FS का पहला फाउंडेशन स्टेज का अवस्था कितना है, 5 वर्ष का है। 5 वर्ष में पहला 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा का और दूसरा है प्राथमिक विद्यालय का। ठीक है, पूर्व प्राथमिक में क्या आया, बाल वाटिका आया, और प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या आया, क्लास 1 और क्लास 2 आया। ठीक है, यही चीज़ नीचे में बताया गया है कि 3 वर्ष प्लस कक्षा 1 प्लस कक्षा 2 को फाउंडेशनल स्टेज के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे साथी, बंधु, दोस्त, मित्र, ठीक है, जो भी 1 to 5 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा को आप अच्छे से समझ लें और जान लें। अगर कहीं पे कोई डाउट रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ। अब हम लोग बात करते हैं NEP 2020 का जो 5+3+3+4 का जो ढांचा है, ये है क्या। इसको बारे में हम लोग पहले पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। जो फाउंडेशन स्टेज में बाल वाटिका प्लस कक्षा 1 2, प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 और 5, मिडिल स्टेज में कक्षा 6 और 8, और सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12। क्योंकि एज ग्रुप भी यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, ये आपको ऑलरेडी पता है, आप समझ भी गए होंगे। अब हम बात करते हैं NCF FS के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। इससे पहले हमारा 2 वीडियो आपके आप लोगों ने देखा होगा, और हमने अपना चैनल में माई ड्रीम डेस्टिनी हमारा चैनल का नाम है, और इसमें हम लोगों ने अपलोड कर दिया गया है। इसमें NEP 2020 और NCF के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। ये हमारा 3rd वीडियो है जिसमें NCF FS के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग NCF SC के बारे में यानी सेकेंडरी स्टेज के बारे में विस्तारित जानकारी देंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन का हिस्सा है। सिर्फ आपका उद्देश्य एग्ज़ाम पास करना ही नहीं, बल्कि इनके प्रमुख सिद्धांतों को लागू करके बच्चों को वास्तविक जीवन में शिक्षा देना भी है। इसीलिए इन चीज़ों को, पूरे वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और NCF FS का उद्देश्य क्या है, पहला फाउंडेशनल जो लिटरेसी है विकसित करना, यानी पढ़ना, लिखना और समझना। अभी हम जैसे हाई स्कूल में बच्चों को देखते हैं या मिडिल स्कूल में देखते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, रीडिंग नहीं पढ़ पाते हैं, लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसका मुख्य कारण ये है कि उनका फाउंडेशनल स्टेज सबसे ख़राब है। फाउंडेशनल स्टेज को सरकार का यही जोर दे रही है कि उनकी जो बुनियादी शिक्षा है या उनका फाउंडेशन को ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो इसके तहत उनको अच्छा से रीडिंग आना चाहिए, अच्छा से राइटिंग आना चाहिए, और उनमें समझ का गुण विकसित होना चाहिए। तो फाउंडेशनल में हम क्या कर रहे हैं, जो FLN प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी का मतलब उनको संख्या ज्ञान का बोध कराना। ठीक है, वे नंबर्स को पहचान पाए, आरोही समझ पाए, अवरोही समझ पाए, चीज़ों को समझ पाए। इसके अलावा जोड़, घटाव, गुना, भागा और पैटर्न, ठीक है, इन चीज़ों को समझ पाए। यानी जो एक बेसिक ज्ञान है, वो बेसिक ज्ञान उनके आसपास समझ में आए, चीज़ों को आराम से कर सकें। उसके बाद आता है समग्र विकास। समग्र विकास में आता है आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और नैतिक विकास। ये सारे यानी जितने सारे गुण एक मनुष्य में होने चाहिए, एक बच्चे में होना चाहिए, सभी गुणों का पूर्ण रूप से विकास। उसके बाद सीखने में आनंद। NCF FS का मानना है कि बच्चा खेलते खेलते सबसे ज़्यादा सीखता है। यानी जब वो खेलते खेलते सीखते हैं तो बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि वे क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, लेकिन वे सीख रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए एक शिक्षक भी क्या होना चाहिए, बच्चों का फ्रेंडली माहौल में रखना चाहिए, नहीं किसी प्रकार को डांटना है, नहीं किसी प्रकार माना, उनको एक
उनको समझाना है। अगर वे कहीं पे गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों को उनको बताना है कि बाबू आप इसको ऐसे अच्छा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो एनसीएफ-एफएस के 5 प्रमुख विकास क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। पहला विकास क्षेत्र है शारीरिक विकास यानी मोटर कौशल, जैसे हम लोगों ने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो इसी प्रकार अलग अलग मोटर कौशल, विभिन्न प्रकार के स्थूल पेशीय कौशल और जो ये है जो मतलब स्थूल पेशी कौशल यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो इन कौशलों का सही ढंग से विकास करना, इसके अलावा उनमें संतुलन और समन्वय की अवस्था को लेके आना। जैसे बच्चे अगर लिखना शुरू करते हैं तो वे हाथ में कैसे पेन को लिखते हैं और किस प्रकार के ब्रश को पकड़ेंगे, तो ये एक कौशल है बच्चों के लिए, ठीक है। ये कौशल का उनका विकास करना, ये शारीरिक विकास में आता है, ठीक है। तब जाके एक अच्छा राइटर बन सकता है, यानी उनके जो है राइटिंग काफ़ी अच्छे हो सकते हैं सुलेख से, या फिर वे अच्छा पेंटर बन सकते हैं। तो ये मोटर कौशल का एक हिस्सा है बच्चों को इन चीज़ों को बताना। इसके बाद संतुलन और समन्वयन, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो जैसे आप अंग्रेजी का इंग्लिश का लेटर्स वगैरह लिखते हैं तो एक कॉपी आता है, उसको उस कॉपी में उन्हीं के अंदर में लिखना है। तो उसी प्रकार हर चीज़ के एक सही ढंग से ऐसा लिखना सिखाएंगे कि ये बच्चों को आसानी से सीख पाएँ। तो ये संतुलन और समन्वयन की अवस्था है, यानी शारीरिक विकास के द्वारा हम कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास में आता है सोचना और समझना। बच्चे कैसे सोचते हैं, किन प्रकार सोचते हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे तर्क करते हैं और वे अपने समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, ये एक टीचर को जानना जरूरी है, क्योंकि टीचर एक साइकोलॉजिस्ट होता है। और बच्चों को आप ये समझ सकते हैं बच्चे का सोचने का पैटर्न क्या है, उनके समझने का पैटर्न क्या है, कैसे वे तर्क करते हैं और किस प्रकार वे समस्याओं का समाधान करके उसको उत्तर देते हैं। भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण है सुनना और बोलना, यानी बच्चे कैसे सुनते हैं और कैसे बोलते हैं। इसके अलावा पढ़ना और लिखना, जिसको हम लोग सुबोपोली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले बच्चे सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और अंतिम में ये लिख डालते हैं, ठीक है। अब आता है सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहयोग, आत्मविश्वास और सहानुभूति के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं, ठीक है, और उनमें गुणों का विकास होता है। उसके बाद है सौंदर्य और रचनात्मक विकास। सौंदर्य और रचनात्मक विकास मतलब चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक, यानी को करिकुलर एक्टिविटी, यानी बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में इंगेज नहीं करना है, बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना है, ताकि वो चित्रकला में, संगीत में, नृत्य में या नाटक में। अगर हम फाउंडेशनल स्टेज में ये बच्चों को करते हैं, यानी 1-2 क्लास में ही बच्चों को अगर इन चीज़ों को सिखाते हैं या फिर बाल बाटिका में इन चीज़ों को सिखाते हैं, बच्चों को आगे शर्म महसूस नहीं होती है। लेकिन बड़े होने से बच्चे नहीं करते, कोई भी न गाना गाते हैं, न चित्रकला में, कोई चीज़ में भाग नहीं लेते। तो इसीलिए एक शिक्षक की भूमिका होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर दें, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी किसी प्रकार के अनुभव के द्वारा, ठीक है, या वे रिसर्च के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनसीएफ-एफएस के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। एनसीएफ-एफएस कैसे सीखता है? खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षा है, ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार जैसे डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करके सीखते हैं। अनुभव द्वारा सीखते हैं, ठीक है, हर चीज़ एक्सपीरियंस लर्निंग होता है। अगर जो बच्चों ने सीखा, कैसे सीखा, ये है। उसके बाद है खोज के माध्यम से। खोज के माध्यम से मतलब डिस्कवरी लर्निंग। अब बच्चे अपने से देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे खिलौने के माध्यम से सीखते हैं, यानी टॉय बेस्ड लर्निंग, यानी खिलौनों के माध्यम से वे अच्छे से जान पाते हैं। इसके अलावा बच्चे स्टोरी बेस्ड, या हम बात करते हैं कहानी के माध्यम से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कहानियों के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि बच्चों जब हम कहानी सुनाते हैं तो उनमें एक सुनने का कौशल विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कला के माध्यम से। विभिन्न कला के माध्यम से बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है एक शिक्षक जो सिखा रहा है उसकी भूमिका क्या है। वही भूमिका है जो NEP 2020 में लोग पढ़े हैं। एक फैसिलिटेटर यानी मार्गदर्शक, एक मोटिवेटर यानी प्रेरक। मार्गदर्शक मतलब एक रास्ता दिखाया है कि क्या बच्चे गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको सुधारने का काम है। प्रेरक, आप अच्छा कर सकते हो हमेशा। अगर बच्चे गलती भी कर रहे हैं तो बोलने का लिहाजा हमारे बदलना पड़ेगा। एक प्रेरक की भूमिका में आप और अच्छा कर सकते हैं। पर्यवेक्षक, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे सीख रहे हैं, उनका सोचने का पैटर्न क्या है, ये हम पर्यवेक्षक है। मार्गदर्शक, हम हमेशा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें और हमेशा कुछ नया करने के लिए दें। उसके बाद संरक्षक। संरक्षक मतलब ये हमारे विद्यालय में आते हैं, हम उनको हमेशा गाइड करें बच्चों को, ठीक है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये सोच के आपको एक शिक्षक की भूमिका में आपको बच्चों को पढ़ानी है। एनसीएफ-एफएस में मूल्यांकन का महत्व क्या है? यहाँ पे पारंपरिक जो मूल्यांकन है उसको महत्व कम दिया गया, बल्कि अधिक दिया गया ऑब्जर्वेशन। बच्चों को हर स्टेज में देखिए,
ठीक है। तो हर स्टेज में कैसे, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक। कुछ बच्चे फास्ट लिख रहे तो क्या कारण वो सीख पा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन देखना है। पोर्टफोलियो में हर बच्चों को प्रोफाइल को आपको बना के रखना है, ठीक है। प्रोफाइल के अनुसार उन बच्चों में, उनमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करके उनको बताना है, ठीक है। विभिन्न प्रकार रिकॉर्ड रखना है, चेकलिस्ट रखना है और कंटिन्यूस असेसमेंट, हर स्टेज में आपको उनके फीडबैक या सुझाव को देना है। एनसीएफ एफएस और एफएलएन किया है। एनसीएफ एफएस फाउंडेशन स्टेज में ही एफएलएन को शामिल किया गया, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक में पढ़ सके, लिख सके और गणित का मूलभूत ज्ञान को प्राप्त कर सके, ठीक। ये प्रमुख लक्ष्य है एफएलएन का। एनसीएफ एफएस में समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिले, या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जैसे डिसलेक्सिया, फ्रेजिया, ऑटिज्म, एडीएचडी बच्चे, ठीक है, उन बच्चों को भी नॉर्मल विद्यालय के साथ ही हम शामिल करेंगे। वे बच्चे भी एक सामान्य जीवन जी सके ताकि वे बच्चों से प्रेरणा ले सके। इसके अलावा हम स्थानीय भाषा या मातृभाषा का उपयोग करेंगे। इसके अलावा बहुभाषी बच्चों को स्थानीय भाषा से, ठीक है, हम क्षेत्र की भाषा, फिर देश की भाषा और विदेशी भाषा का की ओर लेके जाएंगे, यानी बहुभाषी वातावरण को निर्माण करेंगे। लिंग समानता, यानी बच्चे लड़का या लड़की सभी बराबर हैं, किसी प्रकार हम विभेद नहीं करेंगे। यह समावेशी शिक्षा का प्रमुख हिस्सा। अब हम जानते हैं एनसीएफ एफएस के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। डर मुक्त होना चाहिए, बिना डर का, किसी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए, आनंददायी होना चाहिए, गतिविधि के आधारित बच्चों सीखें। उसके बाद संवादात्मक, विभिन्न प्रकार के संवाद के माध्यम से सीखें। सुरक्षित होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए, तब जाके वातावरण अगर अच्छा रहेगा बच्चे अच्छे से सीखेंगे। अगर हम पुराने प्राचीन काल के जो मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि पहले टीचर बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, तो हम डर से सीखे। जब हमारे ज़माने में गुरुजी हुआ करते थे, गुरुजी अगर हम थोड़ा सा गलती करते थे तो गुरुजी हमें फीडबैक नहीं देते बल्कि वे बताते थे कि तुमने गलती क्यों की। अब हम बच्चों को गलती क्यों की नहीं, बेटा ये गलती नहीं है, आप अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आप और सुधार कर रहे हो। यानी आपको वातावरण सबसे मस्त बनाना है, अच्छा बनाना है, ठीक है, आनंददायी बनाना है और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। पहले हम लोग रटने आधारित शिक्षा प्रणाली से हम लोग सीखते आए, लेकिन अब उस प्रणाली को छोड़ना है। अब नया इनोवेटिव है, नया बदलाव लाना है बच्चों के बीच में, ताकि ये समावेशी वातावरण बन सके, आनंददायी का वातावरण बन सके। जेडेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए। एनसीएफ एफएस का पूरा नाम दिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। आयु 3 से 8 वर्ष की है, अवधि 5 वर्ष की है। कक्षाएं बाल वाटिका +1-2। आधार क्या है, एनईपी 2020 है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड इसको मत भूलिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। एनसीएफ एफएस का प्रमुख उद्देश्य है एफएलएन प्रोग्राम, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। और ये कैसे सीखते हैं, प्ले, एक्टिविटी, टॉय स्टोरी या एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू सीख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना चाहिए तो कुछ स्टडी मटेरियल हमारा डेमो में भी अवेलेबल है साना इंस्टीट्यूट ऐप में जाके, ठीक है। और ये साना इंस्टीट्यूट ऐप आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा जो फुल स्टडी मटेरियल 1 to 5 और 6 to 8 दोनों अलग अलग सेक्शन में 1 to 5 कर लेते हैं तो 1499 रुपये में अवेलेबल है, नोट्स के साथ में और वीडियो के साथ में। आप उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद विषय क्या है, मूल्यांकन कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट या कंटिन्यूस असेसमेंट के थ्रू। इसके अलावा शिक्षक की भूमिका क्या है, फैसिलिटेटर और मोटिवेटर। और कक्षा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्र और समावेशी। चलिए हम कुछ वन लाइनर बनाए हैं, तो वन लाइनर में देखिए कि एनसीएफ एफएस, ठीक है, ये जो 2022 में आया था, ठीक है, ये एनईपी 2020 का हिस्सा है। एनसीएफ एफएस 2022 में आया हुआ है और इसकी आयु 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित की गई। इसमें 3 वर्ष की प्री स्कूल और क्लास 1 और क्लास 2 शामिल है। एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा खेल आधारित शिक्षा इसका प्रमुख आधार है। गतिविधि आधारित शिक्षा को अधिगम की प्राथमिकता दी गई है। अनुभव पर विशेष बल दिया गया है और बच्चे रुचि और गतिविधियों से शिक्षण किया जाता है। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, ये शिक्षक की भूमिका है। मातृभाषा और स्थानीय भाषा को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रारंभिक भाषा और साक्षरता दर पर विशेष जोर है, ठीक है। इसके अलावा संख्यात्मक ज्ञान, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी पर बल दिया गया है। रटने की अपेक्षा समझ पर अधिक बल दिया गया है। सीखना एक आनंददायक यानी जॉयफुल लर्निंग होना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चा अपनी गति से सीखता है। और समावेशी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और ये एनसीएफ एफएस का प्रमुख सिद्धांतों में एक भी माना गया है। इसके अलावा जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको समान अवसर देकर समावेशी शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। मूल्यांकन के लिए सतत यानी
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एनसीसी कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट को भी, होलिस्टिक असेसमेंट भी किया गया है, 360 डिग्री असेसमेंट भी किया गया है। परीक्षा के बजाय अवलोकन पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों में हम लोग डायरेक्टली नहीं तो मौखिक आधार पर परीक्षाएँ होती है, ठीक है, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कतें नहीं होती है। पोर्टफोलियो आधारित प्रोत्साहन को मूल्यांकन दिया गया है और शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। कक्षा का वातावरण सुरक्षित और प्रेरणादायक होना चाहिए। कक्षा एकीकृत शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है। कहानी, कविता और गीत सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अलावा खिलौने के माध्यम से बच्चे, ठीक है, सीखते हैं। स्थानीय संस्कृति और परिवेश को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नैतिक मूल्यों का विकास सबसे आवश्यक विकास माना गया है। सामाजिक और भावनात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता का महत्वपूर्ण भाग है और सारी गतिविधियां पर इसमें प्रतिदिन कराई जानी चाहिए। खेल बच्चों के विकास का एक प्राकृतिक माध्यम है और माता पिता की सहभागिता सबसे आवश्यक मानी गई है। इसके अलावा विद्यालय और परिवार की व्यापक साझेदारी पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही प्रश्न पूछने की आदत को विकसित की जाती है। इसके साथ साथ आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किया जाता है। समस्या समाधान कौशल का विकसित करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। सहयोगात्मक अधिगम है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। बहुभाषिकता या मल्टीलिंग्विज्म को प्रोत्साहित किया गया है। डिजिटल संसाधनों का संतुलित करके उपयोग किया गया है। सीखने के जो परिणाम है, लर्निंग आउटकम, ये स्पष्ट होना चाहिए। प्रकृति से जुड़कर सीखने का वातावरण को बढ़ावा दिया गया है। विद्यालय का वातावरण बाल केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा अनुशासन दंड के बजाय सकारात्मक व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। हर बच्चा अद्वितीय है, उसकी क्षमता अलग होती है। जिज्ञासा, खोज और अन्वेषण पर जोर दिया गया है। शिक्षक को संवेदनशील और नवचारी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एनसीएफएफएस बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर केंद्रित है और फाउंडेशनल स्टेज शिक्षा की नींव को सबसे ज़्यादा मजबूत करता है। अगर हम जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, इसकी नींव जितना मजबूत होगा उसके ऊपर उतना ही हम क्या कर सकते हैं, मंजिल, इमारत बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार फाउंडेशन स्टेज गवर्नमेंट का मानना है कि अगर फाउंडेशन स्टेज हम ज़्यादा मजबूत करेंगे तो आने वाले भविष्य में बच्चे के बहुत ज़्यादा सामर्थ्य बन पाएंगे और यही हमारे देश के भविष्य है। इसीलिए एनसीएफएफएस का मूल मंत्र है खेलते सीखते आनंदपूर्वक समग्र विकास के साथ शिक्षा। चलिए अब एनसीएफएफएस से लेकर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है, चलिए अब इन प्रश्नों पर हम लोग बात करते हैं। एनसीएफएफएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफएफएस का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो क्या होना चाहिए? बी नंबर, समग्र विकास सुनिश्चित करना। अब आता है यदि कोई शिक्षक अपने बच्चों को केवल रटवाकर पढ़ाता है तो एनसीएफएफएस के किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ठीक है। अब देखिए क्या 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही उत्तर डी नंबर, ए और सी, यानी खेल आधारित शिक्षा और दूसरा है अनुभवात्मक अधिगम। अब आते हैं फाउंडेशन स्टेज की सीमा, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, 3 से 8 वर्ष सबको ऑलरेडी पता है। एनसीएफएफएस के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण का माध्यम कौन सा है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, खेल और गतिविधि आधारित माध्यम है। यदि बच्चा अपनी मातृभाषा में बेहतर सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मातृभाषा का ही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एनसीएफएफएस किसकी नीति पर आधारित है? एनईपी 2020, ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफएलएन, इसको एकदम नहीं भूलेंगे, एफएलएन का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। कुछ भी रहे लेकिन आपको एग्जैक्ट चीज़ को याद रखना है, ठीक है। जब भी आप तैयारी करेंगे 3 प्रश्नों को आप कहीं लिख लीजिए, एफएलएन का पूरा नाम, एनईपी, एनसीएफएफएस किस पर आधारित है, 1 लाइनर बना लीजिए, ठीक है, तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आप कॉपी में लिख लेंगे, वीडियो के देख देख इसको बीच में पॉज कर लेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं। एनसीएफएफएस के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सतत अवलोकन, बार बार देख के हम उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? एक मार्गदर्शक की। इसके अलावा एनसीएफएफएस किसके अनुरूप नहीं है? रट कर सीखना, ठीक है, इसमें रट कर सीखना पर बल नहीं दिया गया है, यानी बाकी पे हमको बल देना है, यानी आनंददायक अधिगम, खेल आधारित अधिगम और अनुभव अधिगम पर बल देना है। किसमें बल नहीं देना है? रट कर सीखने पर। समवेत शिक्षा का अर्थ क्या है? यानी सभी बच्चों को समान अवसर देना। यदि बच्चा प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि दंड देना चाहिए। एनसीएफएफएस में किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है? सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। एनसीएफएफएस किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? ये बढ़ावा देता है सक्रिय अधिगम को। बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है?
कला एवं गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, उसके रचनात्मक गतिविधि को हम बढ़ा सकते हैं। बहुभाषिकता का उद्देश्य क्या है? बहुभाषिक का मतलब भाषा कौशल का विकास। अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ है करके सीखना। एनसीएफ-एफएस में पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है सतत मूल्यांकन के लिए, ठीक है। उसके बाद एनसीएफ-एफएस में स्वास्थ्य एवं पोषण को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये समग्र विकास बच्चों में होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के सीखने की गति के प्रति कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना जरूरी है। स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? सीखने को हम अर्थपूर्ण बनाने के लिए स्थानीय परिवेश का उपयोग करते हैं। एनसीएफ-एफएस में सीखने के सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? खेल। यदि बच्चा गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करना चाहिए। एनसीएफ-एफएस के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? जीवन कौशल एवं समझ। एनसीएफ-एफएस का सबसे उपयुक्त नारा कौन सा है? खेलते सीखते आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये 25 प्रश्न है। चलिए और 25 प्रश्न भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को आप नोट जरूर करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू हो सकता है वही प्रश्न, या इसको थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछ दिया जाए। तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से अच्छे कीजिए ताकि आप पेडागोजी सेक्शन में आप बहुत अच्छा कर सकें और आप 100+ का स्कोर कर सकें। एक शिक्षक सही बच्चों को एक ही गति से सीखने के लिए बाध्य करता है तो एनसीएफ-एफएस किस सिद्धांत के विपरीत है? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का। यदि कक्षा में कहानी, नाटक और भूमिका, ठीक है, यदि कोई कक्षा में, ठीक है, तो हमारा प्रश्न अगला प्रश्न था कि यदि कोई बच्चा यदि कक्षा में कहानी, नाटक या अभिनय की भूमिका का उपयोग किया जाए तो सबसे अच्छा किस सिद्धांत की भूमिका आता है? अनुभवात्मक और खेल आधारित अधिगम, ठीक है। एनसीएफ-एफएस में शिक्षक द्वारा बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना, ठीक है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की भी शुरुआत करें। एनसीएफ-एफएस में बच्चों की प्रगति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण क्या है? पोर्टफोलियो और सतत अवलोकन, ठीक है। उनके हर एक पोर्टफोलियो बनाना और उनको बार बार ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। यदि शिक्षक स्थानीय त्योहार और संस्कृति को पढ़ाई से जोड़ता है तो वो किस सिद्धांत का पालन करता है? ये संदर्भ आधारित अधिगम को पालन करता है। एनसीएफ-एफएस में किस प्रकार का मूल्यांकन से उपयुक्त माना गया है? कंटिन्यूअस असेसमेंट को सबसे ज़्यादा मूल्यांकन माना गया है। एफएलएन मिशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बच्चे को मूलभूत पढ़ना, लिखना और गणना या सीखना आना चाहिए। एनसीएफ-एफएस को शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका सीखने का अनुकूल वातावरण एक टीचर बना सकता है। एनसीएफ-एफएस में कला को शिक्षा से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का विकास करना है। यदि कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको अतिरिक्त सहायता प्रदान करना चाहिए। एनसीएफ-एफएस में सीखने के केंद्र कौन है? बच्चा। हम लोग पहले भी जानते हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। खेल आधारित अधिगम में सबसे अधिक किसका विकास होता है? संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल का नाम जैसे आप देख पा रहे हो वाटरमार्क लगाया हुआ माय ड्रीम डेस्टिनी, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको इससे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आने वाले समय में लेके आ रहे हैं और हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों को जितना हो सके आप शेयर करें, ठीक है, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए हमारी मदद करें ताकि हम आपको निःशुल्क ऐसे शिक्षण वीडियो ला सकें, ठीक है, और आप अपने जीवन में सफल हो सकें। ये जेटेट बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी सिलेबस में बदलाव किया गया, इसीलिए हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप चाहें तो इन सब चीज़ों को नोट कर लें। चलिए, खेल अधिगम हो गया, सबसे अधिक विकल्प है संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का। उसके बाद एनसीएफ-एफएस में जॉयफुल लर्निंग का अर्थ क्या है? आनंददायक और अर्थपूर्ण अधिगम का। कौन सा एनसीएफ-एफएस का अनुरूप नहीं है? भय और दंड आधारित अनुशासन। एनसीएफ-एफएस में सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीम वर्क और सामाजिक कौशल को विकास करना। और एनसीएफ-एफएस के अनुसार प्रारंभिक वर्षों में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? एफएलएन को नहीं भूलेंगे। एफएलएन मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कक्षा 3 तक पहुँचते बच्चे पूर्ण रूप से, ठीक है, गणितीय ज्ञान, ठीक है, पढ़ना, लिखना और बोलना वगैरह सीख जाए अच्छा से। एनसीएफ-एफएस बच्चों की जिज्ञासा को क्या बढ़ावा देता है? खोज और अन्वेषण आधारित अधिगम के लिए। एनसीएफ-एफएस के अनुसार बच्चों का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन। यदि शिक्षक बच्चों को पौधे लगाने की गतिविधि कराता है तो ये किस प्रकार अधिगम है? ये अनुभवात्मक अधिगम है, यानी वे अनुभव करके सीखते हैं कि हम कैसे लगा रहे हैं इन पौधों को। एनसीएफ-एफएस बच्चों की भूमिका में, एनसीएफ-एफएस में अभिभावक को भूमिका क्या मानी गई है?
एक शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होने, यानी अपने बच्चों को मदद कर सकते हैं गार्जियन। NCF-FS की बहुभाषिकता का मुख्य लाभ है भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। और NCF-FS में डिजिटल संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? संतुलित, उद्देश्यपूर्ण ढंग से। और NCF-FS में शिक्षक की सबसे पहले क्या समझना चाहिए? बच्चे की आवश्यकता और रुचि को। NCF-FS का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? समग्र, आत्मविश्वास और सक्षम नागरिक को तैयार करना। और कौन सा कथन NCF-FS की भावना को सबसे अच्छे तरह से व्यक्त करता है? हर बच्चा अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीखता है। चलिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ऐसे ही हमारे चैनल में आप बने रहें और लोगों को जुड़ने में आप हमें मदद करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।